CNE न्यूज में आप सभी का स्वागत है और अब लेते हैं खबर विशेष की ये खबर। मालेगांव ब्लास्ट केस में साध्वी प्रज्ञा, कर्नल पुरोहित सहित अन्य आरोपियों को कोर्ट से बरी किए जाने के बाद भाजपा नेता सतिंदर सिंह ने कांग्रेस पार्टी पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की सरकार ने राजनीतिक फायदे के लिए भगवा आतंकवाद का झूठा नैरेटिव गढ़ा था। हिंदू धर्म और साधु संतों को बदनाम करने के लिए सोची समझी साजिश रची गई थी। सतिंदर सिंह ने CNE न्यूज चैनल से बात करते हुए कहा कि अब सच सामने आ गया है और न्यायपालिका ने निर्दोषों को न्याय दिया है। यह मोदी सरकार की नीतियों की जीत है जो सच्चाई को सामने लाने के लिए प्रतिबद्ध रही है। उन्होंने कांग्रेसियों से पूछा, क्या अब साध्वी प्रज्ञा और अन्य निर्दोषों से माफी मांगेंगे? सतिंदर सिंह ने यह भी कहा कि न्यायपालिका का यह फैसला कांग्रेस की साजिशों पर करारा तमाचा है। हिंदू आतंकवाद कहने वालों को अब देश से माफी मांगनी चाहिए, क्योंकि यह साबित हो गया है कि भगवा कभी आतंक का प्रतीक नहीं हो सकता। देश की जनता अब सच्चाई जान चुकी है और ऐसे झूठे नैरेटिव को नकार चुकी है। तो इस पूरी बातचीत को जरूर सुने ताकि आपको पता लग सके कि किस तरह से भगवा आतंकी घोषित करने के लिए षड्यंत्र रचा गया था। बताना जरूरी है कि कांग्रेस के कार्यकाल में, जो कांग्रेस की सरकार थी केंद्र में, और मोदी जी की सरकार है केंद्र में फिलहाल, दोनों की तुलना करते हुए अगर हम जानना चाहें तो किस तरह से बताएंगे? देखिए, जमीन आसमान का फर्क है। एक तो सबको नमस्ते भी। एक जो सबसे बड़ी समझने वाली चीज है, उस समय अगर 2008 में अपने को वापस जाना पड़ेगा। अब हम लोग, मेरी लगभग 55 की उम्र हो गई है, तो अगर 2008 में जाते तो हम उस समय काफ़ी यंग थे, जवान थे, और आप भी उस समय नए नए चंडीगढ़ में आए होंगे और आपने देखा होगा पूरे देश में जहाँ पे भी हम ट्रेन में जाते थे, बस में सफ़र करते थे, कहीं भी सफ़र करते थे, तो एक मैसेज हमेशा गूंजता था। बस स्टैंड में, रेलवे स्टेशन पे भी आप कोई भी ऐसी चीज़ को ना छुए क्योंकि वो बम हो सकती है। ऐसी घोषणाएं आपको रेलवे स्टेशन में, बस स्टैंड में और सार्वजनिक स्थानों में होती थी। इवन आप फिल्म देखने जाते थे, थिएटर देखने जाते थे, तो वहाँ पे भी रील चलती थी, कोई ऐसी चीज पे हाथ ना लगाए, वो बम हो सकता था। गोदाम में भी लगा देते थे। हाँ, वो ऐसी ही स्थिति इस देश की थी। तो उस समय क्योंकि जो बम वगैरह चल रहे थे, वो ये नहीं भी सिर्फ जम्मू कश्मीर में चल रहे थे या फिर सिर्फ इधर जो जहाँ पे छत्तीसगढ़ वगैरह चल रहे थे, वो पूरे देश में चलने शुरू हो गए थे। बम्बे उसका मेन केंद्र था, दिल्ली में भी चल रहे थे और कहीं 10 लोग मर रहे थे, कहीं 20 लोग मर रहे थे, और देश में पूरा लश्कर तौबा और जो इस्लामिक आतंकवाद था पूरा का पूरा खड़ा हुआ था, और सरकार भी उसके साथ कहीं ना कहीं खड़ी नजर आती थी। उस स्वरूप को बदलने के लिए, उस कंसेप्ट को बदलने के लिए, क्योंकि 2009 की सरकार, इलेक्शन ड्यू था उस समय, 2005 में कांग्रेस की गवर्नमेंट बन गई थी, मनमोहन सिंह उस समय प्रधानमंत्री थे। तो उस समय एक 2008 में जब ब्लास्ट हुआ, उसमें एक शिंदे का ऑफिशियल बयान भी है, भी सेफरन टेरर के नाम से, जो तत्कालीन गृह मंत्री थे, उन्होंने भगवा आतंकवाद और हिंदू आतंकवाद के अक्षर के नाम से संबोधित करते हुए कहा भी कुछ हमने लोग पकड़े हैं। उसमें सिर्फ यही दिखाना उनका मतलब था भी जो देश का मूल निवासी है वो भी आतंकवादी है, जो जिस भगवा की हम सब लोग प्रेरणा लेते हैं वो भी आतंकवादी है। तो उसमें दिखाने के लिए इन्होंने क्या किया, साध्वी को, क्योंकि उसका कपड़ा वेश साध्वी वाला था, प्रज्ञा को पकड़ा भगवा था, फिर उसके साथ आर्मी को इन्वॉल्व करने की कोशिश की, क्योंकि जब इनके पास सामान कहाँ से आया, वो आर्मी के लोगों से आया। आर्मी के लोग कर्नल पुरोहित को इन्वॉल्व किया, फिर इन्होंने कुछ 5-7 आर्मी के लोग राउंड अप भी किए, और वो सारा एक सिस्टम इन्होंने दिखाने की कोशिश की। और उस समय के जो अफसर थे, सब कुछ थे उनके, आज जो ATS का अफसर है जो बहुत बड़ा, बल्कि वो मुसलमान है, महमूद मुजफ्फर, उसका आज बयान भी आया, उसको बाद में निकाल दिया गया। उसको यहाँ तक कहा गया भी तो RSS के जो उस समय के आज के भी प्रमुख है मोहन भागवत जी, उनको भी इन्वॉल्व करना है, उनको भी पकड़ना है। तो इस तरह की खेल था ताकि एक बहुसंख्यक जो लोग, यहाँ के जो देशभक्त लोग हैं, उनको कहीं ना कहीं इन्वॉल्व करके बदनाम करने की कोशिश थी भी, ताकि आतंकवादियों की सूची में हम लोग भी आ जाए, ताकि पाकिस्तान को और इस्लामिक टेररिज्म को कहीं ना कहीं शांति मिले, उनको सपोर्ट मिले।
ये सारा पर भगवान की कृपा से उस समय लोगों ने बड़े संघर्ष भी किया और सब कुछ देखते भी रहे। और हमारा पर्सनल एक्सपीरियंस है, समझौता एक्सप्रेस यहाँ पे जब ब्लास्ट हुआ 2010 में, 31 दिसंबर 2010 में, उसमें स्वामी सीमानंद को पकड़ा गया, पंचकुला की कोर्ट में पेश किया गया। मुझे आज भी याद है उस केस में सरकार की कोशिश थी कि संघ के जो बड़े बड़े लोग हैं, आरएसएस के लोग हैं, जो कुछ और लोग हैं, उनको इन्वॉल्व किया जाए। तो कांग्रेस ही केंद्र पूरा केंद्र कांग्रेस सरकार थी। तो उस समय मेरे को उस केस में जाने का मौका मिला। तो हमारे 27 सेक्टर में एडवोकेट है, क्रिमिनल काम करते हैं अमृतविंदर सिंह, तो उनको ले जाके हमने वहाँ पे केस में पेश भी हुए। उसमें जो वकील करने की इजाज़त नहीं थी, उनको जो वकील दिया था सरकार ने, वो बिल्कुल नया लड़का था। सीमानंद जी को जब पकड़ा गया था तो उसमें हमने दरखास्त दी भी कम से कम इनको वकील तो कैपेबल दो, कैपेसिटी वाला दो। तो भगवान की कृपा से अल्टीमेटली चलो हमारी जज के साथ सब कुछ कोर्ट में हमारा अपनी बहस हुई, सब कुछ हुई, पर वो विषय सबके दिमाग में आया और हम कहीं ना कहीं उसमें हमें सफलता भी मिली। आज वो केस भी ठीक हो रहा है। आज बाकी ये जो बरी हुए हैं दोनों के दोनों, क्योंकि हमें शुरू से लगता था कि ये दोनों आरोपी जो मुख्य आरोपी भी है और हमें लगता और कर्नल ये आप इनको ये सिर्फ शक्लें हैं, बदनाम करने की पूरे देश को कोशिश थी भगवा के नाम पे। और क्योंकि कांग्रेस का जो मैन्युफैक्चर्ड जो उनका नैरेटिव चलाना चाहते थे, वो यही पूरे वर्ल्ड में चलाना चाहते थे भी इस देश में हम लोग भी आतंकवादी हैं। तो इस कारण से भगवे की पूजा करते थे, भगवे के साथ रहते, वो भी आतंकवादी है। और आपको अगर राहुल गांधी का बयान पकड़ा हो तो पढ़ा हो, और अगर आपको नेट पे जाएंगे सर्च करेंगे, वहाँ पे भी मिल जाएगा कि सबसे बड़ा खतरा आरएसएस से भी है और हिंदू आतंकवादियों से भी है। सर ये नहीं समझ में आता है कि भगवा को आतंकवादी गतिविधि में या कर्नल पुरोहित को इसमें शामिल करना, कांग्रेस की सरकार जब थी, तत्कालीन कांग्रेस सरकार, वो दिखाना क्या चाहती थी? इसके पीछे कांग्रेस की मंशा क्या रही होगी? मंशा है आपको वोट बैंक आपको चाहिए, वोट बैंक आपको, क्योंकि इस्लामी के नाम से आपको एक जो मुस्लिम वोट बैंक है थोक में मिलता है, उनको एक क्लियर रास्ता देना। और दूसरा जो गजबा हिंद के लिए लगे हुए थे उन लोगों का रास्ता क्लियर करना। तीसरा हमारे जो बहुसंख्यक समाज है उसको डिमोरलाइज करना, डिमोरलाइज करके और हम उनका भी विश्वास ये हो गया, ये भी ऐसे ही है, ये भी ऐसे ही है, तो एक विश्वास को डबराए। और उसके जीतना उनको कांग्रेस को 2009 में फर्क भी पड़ा। 2009 में कांग्रेस इन चीजें करवा के सब कुछ इलेक्शन जीती भी है। दूसरी बात की सर, अब मान लीजिए कि ये जो मुख्य आरोपी थे और भी जो आरोपी थे फिलहाल बरी कर दिए गए, ऐसे में जो इन लोगों को फंसाने की कोशिश हुई, फंसाया गया इन लोगों को, जो प्रताड़ित किया गया एक तरह से, इन फंसाने वालों के खिलाफ कोई कार्रवाई होनी चाहिए या नहीं? बिल्कुल होनी चाहिए, क्योंकि जो मैं अभी कह रहा हूँ, जिनका मैं नाम लिया अभी, एटीएस अफसर जो थे महबूब मुजफ्फर, उनके बयानों में बहुत दम है। वो आजकल बड़े टीवी में चल रहे हैं। उन्होंने खुल के कहा भी हमें ये लोगों को, जैसे मैंने कहा मोहन भागवत जी को हमने आरएसएस के लोगों को फंसाना, उन्होंने कहा मैं नहीं फंसा सकता भैया, इनको पकड़ना उनको नहीं पकड़ सकता। तो ऐसे करके इन्होंने, क्योंकि उन आरोपियों ने जिन्होंने किया उनको भी तो छोड़ा है। जैसे समझौता एक्सप्रेस के लोग इन्होंने पहले पकड़े थे, जो पाकिस्तानी लोग थे एक्सप्रेस है, उसको पकड़ने के बाद उनका कन्वेक्शन स्टेटमेंट भी हुआ, उसके बाद भी सरकार ने उनको छोड़ दिया। फिर स्वामी सीमानंद को फंसाया। इसी तरह वहां पे जो किसी ने तो कांड किया था ना जी, लोग मरे हैं ना, तो उनको पकड़ना उनकी ड्यूटी थी। उस समय के तत्कालीन जो अफसर्स थे उन्होंने किस तरह से ये काम किया। और आपको हैरानी होगी भी, जहाँ पे ये कांड हुआ है, जहाँ पे लोग मरे हैं, वहाँ पे फिंगरप्रिंट्स तक भी नहीं लिए गए। क्यों नहीं लिए गए? अगर फिंगरप्रिंट्स ले लेते तो सही मुजरिम पकड़े जाते, क्योंकि योजना थे भी, क्योंकि इसको टेरर दूसरा नाम देना। जैसे अब आपको एक घटना और बताता हूँ, और बड़ी मशहूर घटना है, वो 2008 की है, जिसे 26/11 के नाम से जाना जाता है। मुंबई में बड़ा ब्लास्ट हुआ उसका, लेकिन बहुत लोग मरे हैं और हजारों की तादाद तो लोग जख्मी हुए हैं। और उसमें जो अजमल कसाब था जी, आतंकी पाकिस्तान आतंकी था, उसके हाथ में कलेवा बंधा हुआ था। भाई साहब, कलेवा बंधा हुआ दिखाना था। वो तो कुदरती इस देश की किस्मत बढ़िया थी, उसको जिंदा पकड़ लिया गया। उसको जो पकड़ने वाला था, मैं उसका नाम भूल गया, वो सिपाही, उसने पकड़ा, उससे पीछे से पकड़ के वो काबू आ गया। तब पता चला भी ये पाकिस्तान का बंदा और इसका ये आई कार्ड है। ये नहीं तो उसको भी अगर मर जाता तो उसको भी हिंदू टेरर, सैफरन टेरर के नाम पे रचा जाता।
ये इनका इतना गंदा दिमाग था और इनको देश को बदनाम करने की इतनी बड़ी कोशिश थी। क्योंकि कांग्रेस का जो सीधा काम है भी इस देश को डिवाइड करना और इस देश में हिंदू जो बहुसंख्यक, जब भगवा बहुसंख्यक जो जिसको भी कह लो, उसको किसी न किसी से लड़ाना, हिंदू सिख के बीच में आपस में दीवार पैदा करना, हर तरफ के पीछे लड़ाना। और ये जो काम है इसके कारण, क्योंकि जो काम ब्रिटिश छोड़ के गए वो काम ये करती आ रही है, तो हमें समझना चाहिए। और हमें लगा भी ये एक जो बड़ा गलत काम जो इस 2014 में कुदरती सरकार बदल गई और ये काम ठीक होने शुरू हुए, नहीं तो अल्टीमेटली आज की डेट में तो इस देश को ये गजवा हिंद के नाम पे पूरा कुर्बान कर चुके होते सर। जिस तरह से पार्लियामेंट में अभी ये मसला उठा रहे हैं और वो काफ़ी वहाँ गहमा गहमी चल रही है, हंगामा खड़ा हो रहा है, ऐसे में उन लोगों को पकड़ने के लिए केंद्र सरकार से कदम उठाने की मांग करेंगे, क्योंकि जिस अफसर ने कहा है कि जो आरएसएस के हेड थे उनको भी गिरफ्तार करने के लिए कहा गया था, किसने कहा था, किसके इशारे पे ये सब चल रहा था, वो लोग कैसे पकड़े जाएंगे, वो कैसे गिरफ्त में आएंगे? वो सारे गिरफ्त में आएंगे और मुझे लगता है कि सरकार इसके ऊपर काम भी करेगी और करना भी चाहिए, क्योंकि जो लोग बेचारे निर्दोष लोग मरे हैं उनका क्या कसूर था, तो उनके दोषी काबू आने चाहिए। और कई ऐसे भी हमारे सिस्टम देखे हैं जिसमें 20-20 साल के बाद उस पर प्रॉपर कार्रवाई हुई है। तो जैसे 1984 वाला जो दंगे हुए हैं जो कांग्रेस ने करवाए थे, जिसमें हम लोगों का बहुत कत्ल हुआ था, कांग्रेस प्रोजित दंगे थे, उसमें भी देखो सारा कितने सालों बाद अब न्याय मिलना शुरू हुआ सर। जो 84 में जो घटना घटी, उसमें भी मोदी गवर्नमेंट के आने के बाद सबको सजा होनी शुरू हुई है सर। एक सर और सबसे अहम बात है कि मोदी की सरकार 2014 से आई है और 2014 से पहले कांग्रेस की सरकार थी। इन दोनों का तुलनात्मक अगर हम देखें तो कांग्रेस के कार्यकाल, कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में कितनी घटनाएं हुई ब्लास्ट की या आतंकवादी की, और मोदी जी जब आए यहाँ पे केंद्र सरकार में, उनकी सरकार बनी, उसके बाद की क्या स्थिति रही, थोड़ा सा इस पे अगर प्रकाश डालें। सर आप देखें उस समय जो आतंकवादियों के मन कितने खुले हुए थे, 2005 से लेकर 2013 तक अगर हम समय लें तो उसमें लश्कर तोबा के जो लोग थे वो पूरे खुले घूमते थे। आपकी दिल्ली की यूनिवर्सिटी जिसमें अभी भी नारे लगे हैं कसाब के बारे में, वो जिसमें अब कन्हैया लाल जिसको रिप्रेजेंट कर रहा है, वो सारे के सारे क्या नारे लगाते थे। और उन लोगों में अभी भी जो आज की डेट में कहते हैं अपना जो यासीन मलिक जी, उसको मनमोहन सिंह के घर में कैसे आना जाना था सर, प्राइम मिनिस्टर हाउस में कैसे आना जाना, आज की डेट में उसको सजा होने के पूरे बने हुए हैं। तो उस तरह का उनका वातावरण था। और जम्मू कश्मीर में खुल के लोग आप देखते थे पत्थर कैसे चलते थे, कैसे हमें मारा जाता था और उनके सामने कैसे में फंसाया गया। और दूसरा आप देखो चंडीगढ़ में भी कांग्रेस के समय में क्या हम सेफ थे यहाँ पे, जहाँ पे भी हम बस स्टैंड में जाते थे, बस स्टॉप में जाते थे, क्या क्या वो चलते थे, सायरन्स चलते थे, क्या क्या चलते थे और टैग। और दिल्ली में कितने बम ब्लास्ट हुए सर, कहीं सिनेमा में हो गया, कहीं 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 हो गया, फिर आपका कानपुर में हुआ, कौन सी ऐसी जगह जहाँ पे नहीं ब्लास्ट हुए, राजस्थान में हुए। तो कांग्रेस की और उसमें क्योंकि उनको पास खुला वो उनको आश्रय था और पूरा आश्रय था, वो पूरा करते थे वो। और क्योंकि उनकी स्थिति में था और जो कांग्रेस के लोगों को कंट्री के साथ कितना लगाव था वो समझ भी आ रहा था। और क्योंकि सिस्टम में उनको देश के साथ जुड़ना तो था ही नहीं, गजबा हिंद की सोच के साथ चले हुए। आज की डेट में भी जो इनके जो नेता लोग हैं, चाहे राहुल गांधी हो, चाहे उनकी जो बहन हो, चाहे सोनिया, तो उनके जो आप बयान सुन लोगे तो आप हंसोगे। आप कल भी उन्होंने जो बयान दिया है, वो जो ट्रंप बोल रहा है भाई डेड इकोनॉमी है, वो डेड इकोनॉमी बोल रहा है। बिल्कुल। तो इस तरह की जो बातें हैं, आप आज की डेट में आपका शशि थरूर है, आप बाहर गए हैं, वो आपको रिप्रेजेंट किया, आप उसको बुलाना नहीं चाहते। मनीष तिवारी बाहर गया है, उसको आप बुलाना नहीं चाहते क्योंकि वो इस विषय पे आपके साथ नहीं है। ठीक है, कांग्रेस के साथ होना एक अलग विषय है, पर इस विषय में लगता भी नहीं, हमें कहीं ना कहीं कंट्री के साथ तो खड़े होना, पर नहीं खड़ा होना चाहते। तो ये एक कांग्रेस के अंदर लोगों को, बैठने के वाले को भी ये सोचना चाहिए भी कांग्रेस इस देश के साथ है कि नहीं है। सर एक और सवाल उठता है, क्योंकि जो आतंकी गतिविधियां हैं, कश्मीर की जो लड़ाई है पाकिस्तान और हिंदुस्तान के बीच में, कहीं ना कहीं ये जड़ है आतंकी के पीछे। दूसरी बात इसमें यह है कि भारत में मुसलमान हुए नहीं पहले, मुझे जो लगता है, या और लोग भी जो कहते हैं, जब मुगल काल में, जब मुगलों का यहाँ साम्राज्य स्थापित हुआ तो मुसलमानों की संख्या बढ़ी। ऐसी परिस्थिति में भारत का दो हिस्सा होना
या मुसलमानों को कहने पे पाकिस्तान बन जाना, इसका कहाँ तक औचित्य है या था, इसको थोड़ा सा अगर समझाने की कोशिश करें। देखिए, इस पे दो चीज़ें आपको सेग्रीगेट करनी पड़ेगी। मुसलमान जो है, जो हमारे ही लोगों में से कन्वर्ट हुए मैक्सिमम लोग हैं। जो मुग़ल आए हैं वो बहुत संख्या कम है। जो मुग़लिया सोच है वो एक अलग सोच है। तो जो मुसलमान जो हमारे से बने हैं वो कोई 200 साल पहले बना, कोई 300 साल पहले बना, कोई बीच में ब्राह्मण भी है, और हर जाति के लोग वो मुसलमान बने। और वो बहुत लोग, उनको जैसे जैसे पता लगता भी हम किस समय में बने थे, क्या बने थे, और उनको लगता भी इस देश की मिट्टी तो एक ही है, हमारे पुरखे तो एक ही है ना अल्टीमेटली एंड ऑफ द डे। पर मुग़ल के साथ हमारे कोई रिश्ता कोई नहीं है, वो बाहर का रिश्ता है। वो सोच भी छोड़नी पड़ेगी। उस सोच के कारण हम डिवाइड हुए। तो उस सोच को जब तक वो नहीं छोड़ेंगे, वो तो मुसलमानों को गुमराह करते रहेंगे। इस करके मुग़ल सोच छोड़ के अपने देश की सोच अपनाओ, राम के साथ जुड़ो, और जो अपने ईस्ट है सारे उनके साथ जुड़ो। अपने जो इतने संत महात्मा सब अपने साथ ही है। किसी को अल्लाह के साथ कोई दिक्कत नहीं है, किसी के साथ कोई भारत में किसी को दिक्कत नहीं। दिक्कत क्या मुग़ल सोच के साथ है, जो आपको सिर्फ ये दिखाते हुए अत्याचार करना और इस देश में राज करना मेरी प्राइम ड्यूटी है। हम सब मिलकर राज करेंगे ना, जिसका अच्छे लोग होंगे आगे आए। लोकतंत्र हमने स्वीकार किया है, ये इतना ही फर्क है। तो कुल मिलाकर के दूध का दूध और पानी का पानी हो चुका है। जिस तरह से भगवा आतंकी और जिस तरह से कर्नल पुरोहित, प्रज्ञा और भी असीमानंद, इन लोगों को जिस तरह से आतंकवादी के श्रेणी में झोंका जा रहा था, कोर्ट के फैसले के बाद फिलहाल सब कुछ साफ हो गया है। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका इसको और भी साफ करने के लिए। सत श्री अकाल सर, नमस्कार। CNE न्यूज के साथ बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।